अब हम इस प्रॉब्लम में ओ के अबाउट नेट टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस फोर्स का निकालते हैं। फोर्स वाली लाइन को खींचिए, लाइन ऑफ एक्शन, ड्रॉ द शॉर्टेस्ट गैप। शॉर्टेस्ट गैप यहां हमारा L/2 हो गया, तो पहला टॉर्क हमारा FL/2 हो गया। इसको आगे बढ़ाइए, रूल आपको पता है। अब आप R से F जब जा रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इनसाइड के लिए होता था, पहला टॉर्क आ गया। दूसरा टॉर्क, आप इस वाली लाइन को एक्सटेंड कीजिए, ये शॉर्टेस्ट बन गया B/2। सेकेंड टॉर्क FB/2 आ गया, इसको आप आगे एक्सटेंड कीजिए। इस बार जब आप जाएंगे, नोटिस कीजिए यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको सिखा रखा है आउटसाइड टॉर्क। तीसरा फोर्स, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यू विल सी दैट कि ये खुद O से जा रहा है, शॉर्टेस्ट गैप 0, तो तीसरा टॉर्क 0। L ग्रेटर देन B है, तो ऑब्वियस सी बात है τ1 τ2 से बड़ा होगा। एक टॉर्क इनसाइड है, एक टॉर्क आउटसाइड है, इनसाइड वाला टॉर्क बड़ा है, तो नेट टॉर्क हमारा हो गया τ1 माइनस τ2। FL/2 FB/2 F/2 L माइनस B, डायरेक्शन इनसाइड। तो इस प्रॉब्लम में जो नेट टॉर्क है, दैट नेट टॉर्क इज F/2 L माइनस B इनवर्ड्स। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क, मान लीजिए R xi yj z के गिवन है, फोर्स Fxi Fyj Fz के गिवन है। तो टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F लिखते हैं, I माइनस J K X Fx Y Fy Z Fz। पहले I लिया, YFZ माइनस ZFy, फिर माइनस J XFZ माइनस ZFX प्लस K XFY माइनस YFX। आप इसको YFZ माइनस ZFY I कैप, ZFX XFZ J कैप एंड XFY माइनस YFX K कैप लिख दीजिए। ये हमारा टॉर्क आ गया। ये टाउ x हो गया, ये टाउ y हो गया, ये टाउ z हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गए। अगर हम टॉर्क लिखना चाहते हैं तो हम टाउ x टाउ y टाउ z लिख सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक बॉडी फोर्स xy प्लेन में, ये x है, ये y है, फोर्स भी xy प्लेन में, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है। अच्छा, z तो 0 हो ही गया, fz भी 0 हो गया। तो अगर आप टाउ x निकालना चाहते हैं तो टाउ x में नोटिस कीजिए fz 0, इसमें z 0, तो टाउ x 0 हो गया, मतलब x प्लेन में इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं है। y निकालते हैं, z 0 और fz 0, टाउ y भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ टाउ z होगा, और कितना होगा xfy माइनस yfx। तो अगर आप टॉर्क को कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, लेट्स सी डे टू डे लाइफ में टॉर्क कहां यूज होता है। इफ यू ट्राई टू ओपन अ डोर, you will require more force to open the door if you apply it closer to the hinge। बेसिकली क्या है, आप जब एक डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, नोटिस कीजिए आपकी जो डोर हैंडल है वो कॉर्नर में है,
अगर आप फोर्स को कॉर्नर में लगा रहे हैं, आर इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। देखिए अगर आप फोर्स कॉर्नर में लगा रहे हैं, आर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, तो आर सबसे ज्यादा मिलेगा तो टॉर्क भी तो ज्यादा मिलेगा, तो रोटेट ये करेगा। या आप ऐसे सोचिए, टाउ इज आर एफ साइन थीटा। मान लीजिए इस डोर को खोलने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, तो आर अगर आप बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, इसलिए डोर हैंडल को लास्ट में लगाया जाता है। इसी डोर हैंडल को अगर आप मिडल में लगा देंगे, आर हाफ हो जाएगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड विल बी डबल्ड। और अगर आप इसको बिल्कुल हिंज के पास लगाते हैं तो इस डोर को खोलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इन केस ऑफ अ स्पैनर, लॉन्गर हैंडल विल अलाउ यू टू ओपन द नट विथ स्मॉलर फोर्स। होता क्या है कि हम यहां पे फोर्स लगाते हैं, इसको घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। अगर आपको इस नट को खोलना है तो आपको टॉर्क चाहिए, आप फोर्स यहां लगाते हैं एंड पे, जिसकी वजह से टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने की वजह से ये खुल जाएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देखेंगे कि छोटे नट्स को खोलने के लिए छोटे स्पैनर्स होते हैं जिनका स्मॉलर हैंडल होता है, लेकिन बड़े नट्स को ओपन करने के लिए हमें बड़े स्पैनर्स की जरूरत पड़ती है जिनका हैंडल लॉन्गर होता है। इसके पीछे भी सेम कारण है, टाउ इज आर एफ साइन थीटा। तो आर हम जितना बढ़ाएंगे फोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी ही घट जाएगी। या फॉर अ गिवन फोर्स अगर आर बढ़ेगा तो टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप आर बढ़ाते हैं तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है वो कम हो जाता है, क्योंकि गिवन टॉर्क हमें आराम से मिल जाएगा। अगर एक आदमी को हैवी बैग उठाना है तो उसे आगे की तरफ बेंड होना चाहिए। इन ऑर्डर टू लिफ्ट द हैवी बैग द मैन शुड बेंड फॉरवर्ड सो दैट देयर इज नो टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बैग। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक आदमी एक हैवी बैग को ऐसे उठाने की कोशिश करेगा mg डाउनवर्ड्स, इसका टॉर्क मैन को गिरा देगा या इसके कमर में चोट लग सकती है। लेकिन यही मैन जब इस बैग को झुक के उठाता है तो अब mg यहां से क्रॉस हो रही है, शॉर्टेस्ट गैप 0 हो गया तो टॉर्क भी 0 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इसके ऊपर इसको ये उठा के ले जा सकता है विदाउट फॉलिंग। सीसॉ, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। जैसे सीसॉ में क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सीसॉ है, इसमें दो बॉयज बैठे हुए हैं। ए जो है मान लीजिए ये थिन है, ठीक है, m1g, और ये शॉर्टेस्ट गैप इसका x1। m2 इससे थोड़ा सा हैवियर है। अगर m2 इससे हैवियर है, m2g डाउनवर्ड्स, शॉर्टेस्ट गैप x2। अगर आप पहला टॉर्क निकालेंगे m1g x1 आएगा। करिए एक्सटेंड, देखिए कैसे जा रहे हैं आप, कैसे जा रहे हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स। अब हम टॉर्क 2 देखेंगे, m2g x2। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड। देखिए अगर आप चाहते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और नेट टॉर्क अगर 0 आ रहा है इसका मतलब टाउ1 इक्वल्स टू टाउ2, दोनों कैंसिल होने चाहिए। m1g x1 is m2g x2, g से g कैंसल्ड आउट, m1 x1 is m2 x2, x1 by x2 is m2 by m1, जो साफ दिखा रहा है कि अगर m2 बड़ा है m1 से तो x2 x1 से छोटा होगा। मतलब heavier mass should sit closer and the lighter mass should be further। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो heavier mass closer होना चाहिए और lighter mass। जैसे बीम बैलेंस, बीम बैलेंस सेम इसी टॉर्क वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें दोनों लेंथ सेम होते थे, तो इधर मान लीजिए m1g है और इधर वेट रखा हुआ है आपने m2g है, तो दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए। m1gl इज m2gl। आपको पता तो है ही कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है
तभी हम मानते हैं कि हाँ बैलेंस्ड हो गया। तो G से G कट गया, L से L भी कट गया, M1 इक्वल्स टू क्या आ गया, M2। अगर ये ट्रू बैलेंस है, ट्रू बैलेंस में दोनों तरफ का साइड का आर्म्स भी सेम लेंथ का होता है और दोनों पैन्स का वेट भी इक्वल होता है। मतलब अगर ट्रू बैलेंस को अगर हम हैंग करें तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब आप एक तरफ वेट रखेंगे, एक तरफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो रीडिंग आपकी क्या आएगी, सही आएगी। अगर बैलेंस फॉल्टी हुआ, मतलब अगर आर्म्स इक्वल लेंथ के ना हुए, तो जैसे L1 ग्रेटर देन L2 है, अब टॉर्क बैलेंस करते हैं। M1G L1, M2G L2, M1 L1 is M2 L2। L1 ऑलरेडी L2 से बड़ा है, इसका मतलब M1 M2 से छोटा होगा। तो वो क्या करेंगे, वो जानबूझ के वेट को, ठीक है, जो वेट है उसको इधर रखेंगे और जो चीज वो आपको दे रहे हैं कमोडिटी, वो उसको इस तरफ रखेंगे। इससे क्या होगा, कम वेट होने के बावजूद, जो कमोडिटी है उसका वेट कम होने के बावजूद बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि इट्स करेक्ट। तो क्या है, फॉल्टी बैलेंस में दोनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है, जिस कारण से क्या होता है कि कम वेट दे के भी वो आपको कन्विंस कर देते हैं कि दे हैव गिवन यू द करेक्ट वेट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मीटर स्केल इज पिवटेड एट द सेंटर, a 50 gram mass hangs at 10 centimeter mark, then the mark at which 100 gram mass should be hung to balance the scale। अभी तुरंत हमने सीखा है M1 x1 equals to M2 x2, ठीक है, 50 x1 100 x2, x2 आ गया 50 into 10 by 100, 5 centimeter is the answer। The correct answer is A। Now this is the first mistake which most of the students do। इसका आंसर A नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को आप समझिए। आप सेम साइड तो नहीं हैंग कर सकते, एक को अगर आप इधर हैंग कर रहे हैं तो दूसरे को भी तो सेम साइड हैंग नहीं कर सकते। मीटर स्केल 1 मीटर लॉन्ग, बीच में 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर आप दूसरी तरफ हैंग करेंगे। अगर आप 5 सेंटीमीटर दूसरी तरफ हैंग करेंगे तो 50 + 5, करेक्ट आंसर इज 55। नाउ इवन दिस इज रॉन्ग। मतलब अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो भी गलती हो रही है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो यहां से तो 5 सेंटीमीटर आ गया और उसको यहां से आगे हैंग कर देंगे तो 55, वो भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, नोटिस कीजिए, ये 10 सेंटीमीटर मार्क है, इसका मतलब ये यहां से 10 सेंटीमीटर है। पिछले किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि डिस्टेंसेस कहां से नापे गए हैं, यहां से नापे गए हैं। तो इसको समझिए, आपको 40 लेना है, यू विल हैव टू टेक 40 सेंटीमीटर। और अगर आप 40 सेंटीमीटर लेंगे, नाउ 50 into 40 is 100 x2, x2 is 50 into 40 by 100, 20 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। नाउ अगर आप C लिखेंगे वो भी गलत हो जाएगा। Why? 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन आपसे पूछा है मार्क। क्या पूछा गया आपसे, मार्क। तो जब आप 50 से 20 आगे इसको हैंग करेंगे, ऑब्वियसली द आंसर विल बी 70 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज D। आप ध्यान दीजिए कि इसके ऑप्शंस कितने केयरफुली रखे गए हैं, कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता है ही गेट्स द आंसर। कोई अगर ये सोचता है कि अच्छा मैं तो दूसरी तरफ हैंग करूंगा 55, स्टिल दे गेट द आंसर। अगर कोई फॉर्मूला सही भी लगा रहा है, इवन देन द आंसर कम्स आउट टू बी रॉन्ग, क्योंकि मार्क पूछा है। अगर मैं पूछता सेंटर से कितने आगे लटकाना है तो 20 सेंटीमीटर वाज करेक्ट आंसर। तो जब स्केल एंड मार्क वाले क्वेश्चन आए, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट इट। तो यहां हमने क्या किया, फिर से समझिए कि हमने ये किया कि हमने उसको 10 सेंटीमीटर पे हैंग किया था, इसका मतलब यहां से डिस्टेंस 40 आ गया। ये 50 था
100 वाले को मास डबल है, डिस्टेंस हाफ हो गया, 20 पे हैंग करना पड़ेगा। पर पूछा आपसे मार्क था, मिडिल में 50 लिखा हुआ है, तो 100 50 + 20 इज 70।